इन्फॉर्म कर दिया था दीक्षित मैडम। ये मौसम बदल रहा है ना, तो वो उसके इफेक्ट्स है, तो सॉरी। तो मैडम ने बताया टॉपिक है पाठालोचन, लेकिन ये शब्द थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको। ऐसे ही शब्द बनाए गए हैं, एकेडमिक्स को इतना टफ बनाया गया है, अनावश्यक, मतलब गैर जरूरी तरीके से उसको कठिन बनाया गया है, कोई मतलब नहीं है इसका। ये अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म। टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म, टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है पाठ, पाठ की आलोचना, पाठ की आलोचना, टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म। अब पाठ जो है, पाठ क्या है? पाठ का मतलब है पोएम ऑन द पेज, या स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ऑन द पेज, या नॉवेल एज सच, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, कविता हो, वो उसका पाठ आपके सामने हो, ठीक है? यानी कि वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट को केंद्र में रख के आलोचना कैसे की जाती है, इस विषय पर आज आपसे मुझको संवाद करना है। टेक्स्ट को केंद्र में रख के आलोचना कैसे की जाती है, जिसको कहा गया पाठालोचन, पाठ केंद्रित आलोचना। एक ऐसी क्रिटिसिज्म विच इज सेंटर्ड ऑन द टेक्स्ट, कंसंट्रेटेड ऑन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को सामने रख करके उसकी आलोचना करती है। और पिछली जो आपकी क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो टॉपिक है, पीएचडी का जो टॉपिक आप तय करते हैं, उसकी इसेंशियल फीचर्स या इसेंशियल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, यानी कि उस टॉपिक की अनिवार्य विशेषता क्या होनी चाहिए। यहां से मैं बात आज शुरू कर रहा हूं, ताकि आपको अभी कोर्स वर्क जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होगा। हम समझते हैं कि एक प्रश्न जो आप लोग अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, वो प्रश्न है कि हमारा गाइड कौन होगा। इस पर शायद मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि गाइड कई बार जो आप चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाता, तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा गाइड है या नहीं भी अच्छा गाइड है, तो काम तो आपको खुद ही करना है। ये पिछली बार शायद मैंने आपसे कहा था। तो अपने सच की तलाश खुद करनी पड़ती है। यस सर। जी, तो वो मैंने कहा था, तो वो टॉयल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कहाँ से पीएचडी किया है, कौन गाइड था, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपके हाथ में वो डिग्री होनी चाहिए पीएचडी की। इसके मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि देश के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हुआ, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हुआ, इलाहाबाद हुआ, ये बहुत प्रतिष्ठित संस्थान हैं देश के, सबसे प्रतिष्ठित आर्ट्स की दृष्टि से। जो विषय आप लोगों के हैं, जो विषय मेरा है, मैं भी जेएनयू से पढ़ा हूं सौभाग्यवश, लेकिन मैं पढ़ाता एक कॉलेज में हूं कानपुर के, जो कि प्रतिष्ठित संस्था तो नहीं माना जाएगा उसको। कॉलेजों में प्रतिष्ठित है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, वो जेएनयू और डीयू वगैरह हैं। तो डीयू में जो हिंदी विभाग के हेड, प्रोफेसर एंड हेड हैं इस समय, वो एक दलित चिंतक, विचारक, लेखक हैं। उनका नाम है प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, ठीक है? तो प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन ने पीएचडी किया था बरेली कॉलेज, बरेली से, एक कॉलेज से किया था जो बहुत प्रतिष्ठित नहीं माना जाएगा नेशनल नेशनल लेवल पर। तो बरेली कॉलेज, बरेली से उन्होंने पीएचडी किया। उनके गाइड थे
हिंदी कवि वीरेन डंगवाल। ये बात मुझे खुद वीरेन डंगवाल जी ने बताई थी। अगर न बताते तो मैं जान भी नहीं पाता कि पीएचडी कहाँ से किया इन्होंने, शिवराज सिंह बेचैन ने। तो प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन एक कॉलेज से पीएचडी करके देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक हिंदी विभाग के प्रोफेसर भी बनते हैं, हेड भी बनते हैं। इसी से ये एक उदाहरण काफी है आपके सामने इस बात को साबित करने के लिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस संस्था से आपने पीएचडी किया और कौन आपका गाइड था। मुख्य बात यह है कि आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। और फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो बराबर मान्यता देता है सभी कॉलेजेस को भी और विश्वविद्यालयों को भी। वो इक्वल हैं, उसकी दृष्टि में वो सब समान हैं। इसलिए जो डिग्री आपको जेएनयू से मिलती है या कॉलेज से मिलती है, उसकी मान्यता समान है। उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जरूर हो सकता है कि इंटरव्यूज वगैरह में उसको थोड़ा सा वेटेज दिया जाए जब वो कहे कि मैं जेएनयू से मैंने पीएचडी किया है, लेकिन अगर इंटरव्यू में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो वो वेटेज फिर रिड्यूस हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से गढ़ा है, कैसे विकसित किया है। और एक उदाहरण मैंने शिवराज सिंह बेचैन का दिया, एक उदाहरण एक और दे देता हूं। ये है डॉक्टर सच्चिदानंद चतुर्वेदी, जिन्होंने मेरे कॉलेज से, जहां मैं पढ़ाता हूं, विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में है, वीएसएसडी कॉलेज, शॉर्ट में लोग एसडी कॉलेज कहते हैं। तो एसडी कॉलेज से सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी ने संस्कृत में एमए किया था, फिर पता नहीं कहाँ जाके उन्होंने हिंदी में एमए किया, और फिर वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए हिंदी के, और हेड भी रह चुके हैं, और अभी भी वहां प्रोफेसर हैं। यानी कि हेडशिप 3 साल की होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो अब ये एक और प्रमाण आपको आपके सामने मैंने रखा, एक शिवराज सिंह बेचैन का, एक सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी का, एक वाईपी सिंह सर हैं, योगेंद्र प्रताप सिंह, जो अभी 2-3 साल पहले तक डीएवी कॉलेज के हिंदी विभाग के प्राध्यापक थे, और अब उनका सिलेक्शन हो गया तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो हो गए प्रोफेसर हिंदी के। डीएवी कॉलेज से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंच गए और पढ़े थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, प्रोडक्ट वहां के हैं। करीब मेरे ख्याल से 20 साल उन्होंने डीएवी कॉलेज में पढ़ाया होगा, फिर उनका सिलेक्शन वही हो गया। उनका जो मदर इंस्टीट्यूशन है, मातृ संस्था, जहां से आप पढ़ के निकलते हैं, उसको कहते हैं अंग्रेजी में अल्मा मैटर कहते हैं, हिंदी में उसको मातृ संस्था कह सकते हैं, जहां से आपने पढ़ के। मेरी आवाज आ रही है ना शिवम जी? और जो भी छात्र हैं तो कृपया बता दें कि आपको सर आ रही है। कहीं तो कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न करना हो, आप टाइप करके पूछ Yes, सकते sir. टाइप करके पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो पी सिंह सर कल आए थे, कल कल कौन सा दिन था? संडे। जी सर। अगर कल संडे था तो परसों आए थे मेरे कॉलेज, और वो मेरे गाइडेंस में जो स्टूडेंट है निशी उपाध्याय, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने एमए किया है और अब मेरे गाइडेंस में पीएचडी कर रही हैं। एक और लड़की है, उसका नाम है शालिनी यादव, वो पीएचडी कर रही है मेरे गाइडेंस में, उसने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और एमफिल किया है। तो ये विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स कानपुर आ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप आगे जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप विदेश में भी जाके पढ़ा सकते हैं हिंदी, विदेशी विश्वविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। तो वाईपी सिंह का जिक्र मैंने इसलिए किया कि वो आए थे जेआरएफ को एसआरएफ में प्रमोट करने। जूनियर रिसर्च फेलो 2 साल रहता है, उसके बाद प्रमोशन होके वो सीनियर रिसर्च फेलो हो जाते हैं, और वो जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ जाती है, तो उसके लिए वाइवा होता है, तो उसमें आए थे। अब मेरी स्टूडेंट है, उसका वाइवा ले रहे हैं,
और मैंने अपने स्टूडेंट की आलोचना की। मैंने कहा कि सर ये कुछ सवाल किए योगेन जी ने, मेरे कलीग हैं योगेन जी, मतलब हम लोग एक ही हम उम्र हैं, तो कुछ सवाल किए उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा जवाब दिया उसने, निशी ने। मैंने उसकी आलोचना की, उन्होंने नहीं की। वो तो उससे इम्प्रेस थे, प्रभावित थे। मैंने कहा सर ये बोल बहुत अच्छा रही है लेकिन लिखती नहीं है, इससे कहिए जरा लिखे, ईमानदारी से मेहनत करके लिखे। उन्होंने जो बात कही उससे एक नई चीज सीखी मैंने परसों। इससे मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी के हर मोड़ पर आप कोई नई बात सीख सकते हैं। डेथ के कुछ पहले भी सीख सकते हैं नई बात। इसलिए हमेशा आदमी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमेशा आपको श्रेष्ठ चीजों को स्वीकार करने के लिए विनम्र और उदार होना चाहिए। इसका विलोम कर लीजिए। लिबरल नहीं है अगर आप, और आप जो है विनम्र नहीं है, यानी मॉडेस्टी आप में नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है। विदाउट ह्यूमिलिटी एंड विदाउट बीइंग लिबरल यू कांट लर्न मोर एंड मोर। अब जैसे ये समय है, इसमें मैं इस बात को लिखा भी है मैंने कि लोग लगातार बोल रहे हैं, सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, और अनलेस यू लिसन यू कांट लर्न मोर एंड मोर। अगर आप बोलते हैं लगातार, अच्छी बात है बोलना, तो लगातार बोलते हैं तो आप वहीं रहेंगे जहां हैं, क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, अपने जाने हुए को आप बता रहे हैं, लेकिन आप तो नहीं सीख रहे हैं ना। सीखेंगे आप तब जब आप सुनना शुरू कर देंगे। इसलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने की एक कल्चर, एक चुप रहना एक तपस्या है। एक हिंदी कवि ने, विनोद कुमार शुक्ल ने, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, लंबा इंटरव्यू किया था, तो उसमें एक सेंटेंस उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि आप चुप रहते हैं अक्सर, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो बोले चुप रहना एक तपस्या है। तो ये है कि मैंने, मतलब एक जर्मनी के महान कवि हैं, हुए हैं बेर्टोल्ड ब्रेस्ट, उनको आप पढ़िएगा जितना भी पढ़ सकें आप। वो उसी तरह से हैं जर्मनी में जैसे हमारे यहाँ निराला हुए, जितने बड़े कवि हुए, मुक्तिबोध हुए, रघुवीर साहब हुए, वैसे ही जर्मन भाषा के महान कवि हुए बेर्टोल्ड ब्रेस्ट। एंड ही वाज इन द टाइम्स ऑफ हिटलर। हिटलर के समय में थे वो। हिटलर एक फासिस्ट रूलर था, और फासिज्म, फांसीवाद जिसको हिंदी में कहते हैं फांसीवाद, फांसी नहीं है, लोग उसके ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं, नो, ये फासिज्म अंग्रेजी शब्द है, फासिज्म। उसका सही 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 उच्चारण फासिस्ट ऐसा है, फासिज्म, फैसिज्म ऐसे होगा अंग्रेजी में उच्चारण, लेकिन हिंदी अनुवाद होते होते, हाँ हिंदी हाँ सर, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, लेकिन आपने बर्टोल्ट ब्रेख्ट का नाम लिया तो मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने रशियन थिएटर नाम की ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया है। नो नो नो, रशियन थिएटर। नो नो नो, मैं बता रहा हूँ बेटा, कौन आप बोल रही हैं? आपका शुभ नाम? नाम नहीं सुन पा रहे हैं, ये सर बर्टोल्ट इंटरप्शन ब्रेख्ट। है। बर्टोल्ड ब्रेख्ट ठीक है, आप जो ये स्टूडेंट बोल रही हैं उनका नाम क्या है? सर मेरा गौरी सोनी है सर। गौरी जी सुनिए, अब मेरी बात, आपका सवाल मैंने सुन लिया। बेर्टोल्ड ब्रेख्ट का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसका नाम रशियन थिएटर नहीं है, उसका नाम है ब्रेख्टियन थिएटर। और ब्रेख्टियन थिएटर की आपको मैं वो बता दूं विशेषता, जल्दी से बता दूं, क्योंकि हम जहां जो जिस धारा में आगे बढ़ना चाहते हैं वहां फिर आ जाएंगे। ब्रेख्टियन थिएटर में ये ब्रेख्टियन थिएटर में ये होता है, दो प्रकार के नाटक होते हैं। जैसे आपके सामने शकुंतला का नाटक खेला जा रहा हो, या महाभारत का अभिमन्यु का वध एक नाटक खेला जा रहा हो फॉर एग्जाम्पल, या आपके सामने कालिदास का कोई नाटक खेला जा रहा हो, और उसमें वो नाटक इतना एब्जॉर्बिंग हो, इतना आप उसमें डूब जाएं, इतना आप उससे
एकाकार हो जाए मेंटली एंड इमोशनली कि यू फॉरगेट फॉर सम टाइम, दैट यू कम इन सच ए मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन कि आप ये भूल जाएं कि आप अपने समय में हैं, एंड यू ट्रांसेंड टू द टाइम और द टाइम्स ऑफ शकुंतला और द टाइम्स ऑफ अभिमन्यु। यानी कि आप ये भूल गए कि आप सन 2022 में कानपुर में रह रहे हैं। कला भुला देती है इसको कि आप कहाँ हैं, तो आप चले जाते हैं उस समय में। चाणक्य सीरियल देख रहे हैं तो वो इतना अच्छा बना था कि उसको देखते हुए लगता था कि हम चाणक्य के समय में हैं। ये एक नाटक का एक प्रकार है, इसको हिंदी में कहते हैं साधारणीकरण। कि आपका साधारणीकरण हो गया, रामायण देख रहे हैं तो आपको लगा कि हम राम के समय में हैं। लेकिन साधारणीकरण के ठीक विलोम होता है ब्रेख्तियन थिएटर। ब्रेख्तियन थिएटर में ये है कि आप नाटक देख रहे हैं, आपको लगा कि आप शकुंतला के समय में हैं, अचानक कोई एक्टर या नाटक का कोई पार्ट ऐसा आता है कि वो एक आघात देता है आपको, एक शॉक देता है, एक चौंकाता है, एक झटका देता है और चौंका करके आपको आपके अपने समय में खड़ा कर देता है। दिस इज ब्रेख्तियन थिएटर। यानी कि जिसमें साधारणीकरण न हो, बल्कि आप शकुंतला के या कालिदास के वक्त को देखते हुए भी आपको अपने समय का एहसास अचानक होने लगे, ऐसा कुछ हो जिससे आपको लगे कि आप जो है आप अपने समय में हैं, कालिदास के समय में नहीं है। तो ये है ब्रेख्तियन थिएटर शॉर्ट में। ये मैंने एक अब इसको कैसे समझाएं आपको कम समय में। एक मैंने छोटी सी कविता लिखी थी, तो हिंदी कवि मंगलेश डबराल ने मुझे फोन किया कि कविता कोई भेजो, वो एक मैगजीन के एडिटर थे उसमें छापने के लिए। तो मैंने एक कविता लिखी थी, भेज दी उनको। कुछ कविताएं भेजी, उनमें से एक कविता थी जिसमें रामलीला का दृश्य है कि रामलीला हो रही है और उसमें सुबह हो गई है, धूप निकल आई है और राम और लक्ष्मण मुकुट पहने मंच पे बैठे हैं और लक्ष्मण परशुराम का संवाद चल रहा है और धूप निकल आई है, लेकिन वो संवाद चल रहा है, अभी रामलीला खत्म नहीं हुई है। हो सकता है 10-11 बजे तक जैसा कि चलती है यहाँ कानपुर जिले में। तो उसी पर एक कविता लिखी थी। उसमें क्या होता है कि एक किसान आता है जो उसका पिता है राम का, और वो मंच के बगल में खड़ा होके कहता है, राम का नाम लेता है नरेश, नरेश उसका नाम है, कहता नरेश घर चलो, साय पानी का समय हो गया है। तो वो राम बना बैठा है मुकुट पहनने। तो अब वो तो राम है ना भाई, वो नरेश नहीं है उस समय। इसलिए उसने अपने पिता की पुकार को अनसुना किया। वो और मतलब सीधे बैठ गया कि मैं तो राम हूं, मैं सानी पानी थोड़े करूंगा। सानी पानी से आप गांव से अगर जुड़े होंगे समझ रहे होंगे, जानवरों को पानी पिलाने का, उनको खाना, वो सानी करने का, जो खाते हैं वो जानवर, वो खाना पानी देने का वक्त हो गया है। ये किसान पिता आके राम के अभिनय में बैठे हुए अपने बेटे से कहता है। अब वो अनसुना करता है, ये 2-3 बार पुकारता है और जब फाइनली क्या होता है कि वो मंच पे चढ़ जाता है किसान, और वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य कहता है। कविता नहीं सुना रहा हूं आपको, ब्रेख्तियन थिएटर समझा रहा हूं। वो कहता है कि ये लीला बाद में भी हो जाएगी, लेकिन सानी पानी का समय हो गया है, घर चलो। मतलब वो मंच पे चढ़ के कहता है और उसकी ये बात पूरी ऑडियंस सुनती है। तो ऑडियंस के लिए क्या हो गया, ये ब्रेख्तियन थिएटर हो गया। वो राम के समय में खोई हुई थी और उसको अचानक लगता है कि हम तो अपने समय में हैं, और ये जो राम का मुकुट पहने बैठा व्यक्ति है, ये एक्चुअली नरेश है और इसको, ये किसान का बेटा है और इसको सानी पानी करनी होगी, उसका टाइम हो गया है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आर्ट। आर्ट बाद में भी हो जाएगी, लेकिन जीवन ज्यादा जरूरी है। जो जीवन है उसकी
चैलेंज है जीवन का वो ज्यादा इमीडिएट है। तो मैंने कविता भेजी और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई बहुत अच्छी कविता है, लेकिन उनका फोन आया, बोले इस कविता में तो ब्रेख्तियन थिएटर है। तो मैंने पूछा सर क्या होता है ये, तो उन्होंने समझाया। मुझे उसके पहले ठीक ठीक आइडिया नहीं था मुझे ब्रेख्तियन थिएटर का। तो दैट इज नॉट रशियन थिएटर, दैट इज ब्रेख्तियन थिएटर। तो मैं बेर्टोल्ड ब्रेख्ट की बात कर रहा था, उनकी कविता कोई रही थी। वो कविता ये है कि जो पानी तुम शराब में मिला चुके हो, उस पानी को शराब से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिला दिया ना। अगर दो लिक्विड मिल गए तो हाउ कैन यू सेपरेट देम। तो जो पानी तुम शराब में मिला चुके हो उसको अब उससे अलग नहीं कर सकते, लेकिन जिंदगी की हर आखिरी सांस के साथ एक ताजा शुरुआत की जा सकती है। इसलिए ये कविता इसलिए याद आ रही थी मुझे कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप नई चीज सीख सकते हैं। जैसे परसों वाईपी सिंह सर ने एक बात कही कि बोलना जरूरी है लिखने से। मैंने पूछा कैसे, तो बोले ये लड़की इसने पढ़ा है, इसने इसका जो टॉपिक है उसको ठीक से पढ़ा है और पढ़ के उसको आत्मसात किया है। आत्मसात का मतलब इंटरनलाइज किया है। नॉलेज की सार्थकता इस बात में है कि उस नॉलेज को आपने अपने व्यक्तित्व धारण किया हो, अपनी आत्मा में, अपने रक्त में, अपनी अस्थि मज्जा में, अभी बोन मैरो तक में आपने कविता को, कहानी को, नाटक को, लिटरेचर को महसूस किया हो। जिसको कहते हैं ना साहित्य, एक होता है साहित्य पढ़ना और एक होता है साहित्य जीना। तो साहित्य को जीने का अर्थ है कि उसने धारण किया है। नाउ यू, वो लड़की बिना कागज देखे वो फ्लुएंटली बोल रही थी, वो बोलती रही 15-20 मिनट तक। तो वो सर बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि इसने ज्ञान को आत्मसात किया है और ये एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। यही पीएचडी की सार्थकता है। बाकी पीएचडी के बारे में उन्होंने कहा, पीएचडी तो एक रिपोर्ट है जो आप प्रस्तुत करते हैं अपने उस ज्ञान के बारे में जो आपने आत्मसात किया है, अपनी उस लर्निंग के बारे में, जो लर्निंग, जो नई चीजें आपने लर्न की हैं, नई चीजें डिस्कवर की हैं। शोध नाम है ना उसका, पीएचडी हिंदी में शोध कहते हैं। शोध का अर्थ है खोजना। आपने नई चीज क्या खोजी, आपने नई चीज क्या इस्टेब्लिश की, ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको लगता होगा कि गाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, कि गाइड अपने स्वप्न का, मन का मिल जाए, आपके अनुकूल मिल जाए, मेहनती मिल जाए, बुद्धिमान मिल जाए, कोई नहीं आएगा। जो कबीर ने कहा कि जिसका गुरु भी अंधा है और शिष्य भी अंधा है, वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए अंत में कुएं में जाके गिरते हैं। जाका गुरु भी अंधला, चेला करा निरंद, अंधे ही अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। दोनों कुएं में जा गिरते हैं। तो अच्छा गाइड सब चाहेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि गाइड समस्या नहीं है, संस्था भी समस्या नहीं है, लेकिन एक समस्या है जिसको आपको गंभीरता से लेना चाहिए, वो है आपका टॉपिक। और टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब तक प्रॉब्लम नहीं है तब तक हम उसको टॉपिक नहीं कह सकते। ज्यादातर जो पीएचडी के टॉपिक्स दिखाई पड़ते हैं उनमें गाइड की असावधानी या गाइड की अजानकारी के कारण एक ऐसा टॉपिक बच्चे को मिल जाता है, विद्यार्थी को मिल जाता है, जिसमें किसी प्रॉब्लम का कोई इशारा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का टॉपिक है कुंवर नारायण की कविता, तो मेरे जो गाइड थे उन्होंने मुझसे पूछा, जब मैं जेएनयू से पीएचडी किया, कि आप किस विषय पर पीएचडी करना चाहते हैं। तो जेएनयू में तो यही होता है कि स्टूडेंट को ही बताना होता है कि आप किस विषय, जो मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा भी, कि आप अपनी विधा चुनिए, अपना इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट का साहित्य, किस विधा में आपकी रुचि है, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास या संस्मरण या जीवनी या आत्मकथा, बहुत सारी विधाएं, डायरी भी एक विधा है, पत्र भी एक विधा है। तो आप ये चुनिए कि आपका किस विधा में बहुत मन लगता है। इसके बाद आप उससे जुड़ा हुआ साहित्य पढ़िए, उसमें कोई बहुत अच्छी चीज हो, मार्मिक चीज हो,
मार्मिकता बहुत जरूरी है, करुणा बहुत जरूरी है। करुणा से ही महान साहित्य पैदा होता है। जो गहनता है, गंभीरता है, वो दर्द से आती है साहित्य में। ये ध्यान रखिएगा, चाहे अंग्रेजी का हो साहित्य, चाहे संस्कृत का हो, चाहे वो हिंदी का हो या उर्दू का हो। बिना दर्द के तो साहित्य बड़ा नहीं हो सकता। बिना तकलीफ में है ना समाज। ये दुनिया कैसी है, इसके बारे में आलोक धनवा एक इंटरव्यू में कहते हैं, जो मैं उनका ले रहा हूं, आजकल चल रहा है, कि ये दुनिया ऐसी है कि एक रेशनल व्यक्ति इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ये जिंदगी जो हमें मिली है, एक विवेकवान व्यक्ति सेलिब्रेट नहीं कर सकता उसको। वरना गौतम बुद्ध क्यों कहते? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ एक सिद्धार्थ कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है, लाइक रामा और कृष्णा और शिव। सिद्धार्थ एक इतिहास पुरुष है, और 29 इयर्स की एज में वो घर छोड़ देते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। इतिहास का फैक्ट बता रहा हूं आपको। और एक किताब आप लोग जरूर पढ़िए, सभी छात्र पढ़िए, विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक पतली सी दुबली पतली किताब है, 50-60 पेज की होगी। अंग्रेजी में पढ़िए या हिंदी में पढ़िए। अंग्रेजी में उसका नाम है बुद्धा फॉर द यंग, युवाओं के लिए बुद्ध, हिंदी अनुवाद हुआ है उसका। तो अंग्रेजी में तो शायद पेंगुइन ने छापी है या किसने छापी है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। बहुत अच्छी किताब है, बुद्धा फॉर द यंग। वो एक इतिहासकार ने लिखी है। इतिहासकार का नाम है प्रोफेसर सव्यसाची भट्टाचार्य, नोट कर लीजिएगा। और ही वॉज प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। बाद में वो शांति निकेतन विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। अब उनकी डेथ हो गई है, जहां तक मैं जानता हूं। उनकी किताब है वो, हिंदी अनुवाद में मैंने पढ़ी है, युवाओं के लिए बुद्ध। नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है उसको। ये किताब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बुद्ध के पास एक एनालिटिकल माइंड था, जिस माइंड की जरूरत है आपको पीएचडी करने के लिए ही नहीं, अपनी जिंदगी को, इस दुनिया को, समाज को समझने के लिए भी। यू रिक्वायर एन एनालिटिकल माइंड, यू हैव टू लर्न टू क्रिटिसाइज। आपको आलोचना करना जो सिखाए, वही शिक्षा है, वही विद्या है। क्यों? क्योंकि विद्या का जो लक्ष्य है, आप ये मत समझिएगा कि मैं केवल मार्क्स या मार्क्सिज्म के प्रतिमानों से बात कर रहा हूं आपसे। नो, मैं तो इंडियन कल्चर, जिसको लोग कहते हैं, इंडियन ट्रेडिशन कहते हैं, उस परंपरा से, उस परंपरा की पृष्ठभूमि से आपसे संबोधित हूं। ये जो भारतीय परंपरा, जिसका कुछ लोग गुणगान करते हैं, दावा करते हैं, उस परंपरा में क्या कहा गया? सा विद्या या विमुक्त, ये संस्कृत में है। संस्कृत के विद्यार्थी इसमें बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। ये सुभाषित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्रोत और संदर्भ में नहीं बता पा रहा हूं। संस्कृत का कोई विद्यार्थी बता सकता है कि ये कहाँ आया है, किस टेक्स्ट में आया है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो आपको मुक्त करती है, यानी कि लिबरेशन की ओर जाती है। वो विद्या नहीं है जो आपको बंदी बनाती है, आपको रूढ़ियों में जकड़ती है, अंधविश्वासों में, कर्म कांडों में, है ना, मूर्ति पूजा में। ये सारी चीजें were rejected by Kabir. All these things were challenged by Kabir 600 years ago. तो विद्या वो है जो मुक्त करती है, लिबरेट करती है। और बुद्ध ने ये काम किया। बुद्ध ने कहा कि ये जन्म, ये जातिवाद, ये गलत है, ये वर्ण व्यवस्था गलत है, मनुष्य समान है, सारे मनुष्य समान है। और बुद्ध ने कहा कि देयर इज नो आत्मा, आत्मा नाम की चीज नहीं है। आज बिल्कुल बहुत साइंटिफिक, बहुत मॉडर्न बात है ये आज से 2300 साल पहले बुद्ध ने कही थी। और आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने क्या कहा? आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, देखिए कंचन यादव बता रही हैं, छांदोग्य उपनिषद में ये बात आती है, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वो है जो मुक्त करती है, वो विद्या जो गुलाम बनाती है, जो सत्ता के प्रति आपको विनम्र बनाती है, वो विद्या नहीं है। विद्या का मतलब है स्पीक
ट्रुथ टू पावर, सत्ता से सत्य कहने का साहस जो देती है वो विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है। और दूसरी चीज मैंने कहा कि लर्निंग को स्वीकार करने के लिए जिंदगी के हर एक मोड़ पर हमें तैयार होना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए। ये नहीं भाव आना चाहिए कि मैं तो 100 किताबें पढ़ लिया, मैं बड़ा काबिल आदमी हूं। नो, किताबों की तो कोई सीमा नहीं है। ज्ञान का तो समुद्र है, अगाध समुद्र है। ये छांदोग उपनिषद की बात कर रही हैं। केन उपनिषद में लिखा है कि जो जानता है, यस्या मतम तस्य मतम, जो नहीं जानता वो जानता है, और मतम यस्य न जानाति सा। और जो 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 कहता है कि मैं जानता हूं वो तो जानता ही नहीं है। क्यों? मतम यस्य न वेद सा, ये केन उपनिषद की पंक्ति है। उपनिषद पढ़िए आप, तो आपको वेद नहीं, वेद रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं, उपनिषद रिकमेंड कर रहा हूं। और उपनिषद में बिल्कुल प्योर नॉलेज मिलेगा आपको। वेदों में और भी चीजें मिलेंगी, नॉलेज के अलावा भी चीजें मिलेगी। यज्ञ की पूरी वो मिलेगी, प्रणाली मिलेगी, यज्ञ कैसे करें, हवन कैसे करें, उसमें कौन से मंत्र पाठ करें, वो मिलेगा। लेकिन उपनिषद में तो प्योर नॉलेज है। उपनिषद इज द ग्रेटेस्ट पोइट्री पॉसिबल ऑन द अर्थ। दुनिया की श्रेष्ठतम कविताओं में से एक है उपनिषद का जो टेक्स्ट है। और उसको अगर संस्कृत न जानते हो तो हिंदी अनुवाद में पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए। उसको तो पेंगुइन ने वेदों को अंग्रेजी में भी छापा है। आप अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं अंग्रेजी में पढ़ें। व्हाट इज द प्रॉब्लम? लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर इन आवर टाइम्स। तो अब वेदों में क्या कहा गया? आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। ये पंक्ति याद रखिएगा जीवन भर। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, यानी कि भद्र विचार, भद्र मीन्स भले, श्रेष्ठ, अच्छे विचार, उत्कृष्ट विचार सभी दिशाओं से हमारे पास आए। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, सारी दुनिया से आए। ये नहीं कि अरे वो तो मार्क्स तो विदेशी थे, उनसे हम क्या सीखें, सार्त्र से क्या सीखें, वॉल्टर बेंजामिन से क्या सीखें। अगर नहीं सीखेंगे, बेर्टोल्ड ब्रेस्ट को नहीं पढ़ेंगे, पाब्लो नेरुदा को नहीं पढ़ेंगे, नाजिम हिकमत को नहीं पढ़ेंगे। और पोलैंड देखिए आप, क्राइसिस चल रही है दुनिया में। अटैक कर दिया है पुतिन ने एक छोटे से देश पर जो कभी सोवियत संघ का पार्ट था, उनका ब्रदर था। जैसे आज भारत कर दे अटैक पाकिस्तान पर और कह दे कि हम तो यूनिटी चाहते हैं, हम तो एक अनडिवाइडेड इंडिया चाहते हैं। उस तरह काम पुतिन कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं उनका सपना सोवियत संघ है। तो सोवियत संघ सपना है तो आपको डायलॉग से, संवाद से, प्यार से, सहमति से, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको बांग्लादेश पाकिस्तान से मिल करके, जैसे इंडिया अगर करे तो उसको नेताओं में आपस में लोग एक हो जाते हैं। और अगर एक हो जाएंगे तो वी विल बी द सुपर पावर इन द वर्ल्ड। इसको सहमति से, प्यार से कर सको तो करो। व्हाई आर यू अटैकिंग ए सोवरेन कंट्री? आप उस पर हमला कर दिए। अब ये कल की न्यूज है, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज, मैं देखता हूँ, हिंदी चैनल नहीं देख